अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 की सेकंड लास्ट एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी बुक की भी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है, एक रहेगी और इसके साथ साथ आपकी बुक भी क्या होगी जी, कंप्लीट होगी। तो आज की एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 11.2 के पहले 6 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो ये जो पहले 6 क्वेश्चंस हैं ना, इनमें से आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। एक्सरसाइज 11.2 में से 80% से ज्यादा चांस है कि आपको यहां से लॉन्ग आए। मॉडल पेपर में भी आया हुआ है, तो इसका मतलब है इस एक्सरसाइज में से आपको लॉन्ग दिया जाएगा। ओके, और आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, इनमें से आपको कोई भी लॉन्ग नहीं आएगा। ये जस्ट आया शॉर्ट आ सकता है, लॉन्ग आएंगे हम जो इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 7 से 12 सॉल्व करेंगे ना, उसमें से एक लॉन्ग आने का बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ओके, 80% से ज्यादा चांसेस हैं कि वहां से आप लोगों को एक लॉन्ग आएगा। ओके, क्योंकि मॉडल पेपर में है तो आएगा। ओके, मैं गारंटी भी नहीं देता, बट बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उन 5-6 क्वेश्चन में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। तो बेसिकली जो हमने पिछली एक्सरसाइज के स्टार्ट में कंसेप्ट सीखा था, वही सारा यहाँ पे यूज होगा, बट कुछ हम फार्मूलाज क्या कर लेंगे, देख लेंगे। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, चैप्टर ही बेसिकली बहुत आसान सा है। तो इसमें से आपको कोई 10, 8, 12, 13-14 मार्क्स का पेपर आएगा, तो ये आपके एग्जैक्ट होने चाहिए। 13-14 मार्क्स कहीं भी नहीं जाने चाहिए। ओके, क्लियर है। जस्ट फार्मूलाज याद रखने होते हैं। तो 8 नंबर का क्वेश्चन जो होता है ना, 10 मिनट भी नहीं लगते सॉल्व करने में। इसी तरह एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तो उसमें भी इतना टाइम नहीं लगता। एक का एमसीक्यूज भी आता है। तो 13-14 मार्क्स का पेपर लाजमी आता है इस चैप्टर से। ओके, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमने जो इसकी एक्सरसाइज 11.1 पढ़ी थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था स्टैटिस्टिक्स के बारे में। क्या होती है जी स्टैटिस्टिक्स? मैंने कहा था कि स्टैटिस्टिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों? सिर्फ और सिर्फ डेटा के रिलेटेड पढ़ते हैं। अब ये डेटा क्या होता है, मैंने बताया था ना, डेटा कुछ भी हो सकता है। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, आपकी क्लास के बच्चों की हाइट क्या है, वेट क्या है, आप कितना टाइम मोबाइल यूज करते हो, ये भी डेटा हो सकता है। एग्जाम्पल से समझाया था सब कुछ। अब क्या कि ऐसे ही एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा मीन, मीडियन एंड मॉड का कंसेप्ट। ओके, ये 3 टॉपिक्स हैं जो हमने इस एक्सरसाइज में कवर करने हैं। तो फॉर एग्जांपल आपकी क्लास का हमने लिया जी मैथ का टेस्ट। जब पेपर चेक करके लाए, टेस्ट चेक करके लाए, तो अब मैं देखना चाहता हूं कि आपकी क्लास के स्टूडेंट्स, आपकी क्लास के बच्चे मैथ्स में कैसे हैं। तो क्या मैं हर एक बच्चे का पेपर देखता रहूंगा, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि इस क्लास की जो हालत है ना, ठीक नहीं है, तो या ठीक है, बहुत अच्छी हालत है आपकी क्लास की, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं। अब क्या उस तरह मेरा बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाया हो जाएगा? ऐसा ही है, क्यों ना हम कोई ऐसी टेक्निक सीख ले। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में कोई 50 बच्चा है। ओके, क्या मैं 50 का पेपर देखता रहूंगा? नहीं ना, एक ऐसी टेक्निक देखते हैं कि एक सिंगल वैल्यू से मुझे पता चल जाए कि आपकी क्लास के बच्चे मैथ्स में कैसे हैं। ऐसा ही है, अच्छे हैं, थोड़े वीक हैं, या एवरेज हैं, कैसे हैं। ये जो एक वैल्यू मुझे आपकी क्लास के स्टूडेंट्स की हालत बता रही है कि मैथ्स में कैसे हैं, इसी एक वैल्यू को हम मीन, मीडियन या मॉड कहते हैं। अब मीन, मीडियन, मॉड हम अलग से कंसेप्ट सीखेंगे। बेसिकली याद रखना, मीन, मीडियन एंड मॉड क्या है?
वो एक वैल्यू है जो हमें किसी भी पूरे डेटा के बारे में ना इंफॉर्मेशन देती है। ओके, अब ये मीन मीडियन मॉड को हम क्या कहते हैं बच्चों? सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। क्लियर है? आपकी बुक का ये टॉपिक है। एक्सरसाइज के बाद आप लोग देख सकते हो एक्सरसाइज 11.1 के बाद क्या होता है बच्चों? ये स्टार्ट होता है। ओके, क्लियर है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये तो था सारे का सारा बेसिक कंसेप्ट। आगे बात समझ आप लोगों को मीन मीडियन एंड मॉड की। बेसिकली एक सिंगल वैल्यू जो हमें किसी भी डेटा की ना पूरी इंफॉर्मेशन बता दे, उसी को तो हम मीन कहते हैं या मीडियन कहते हैं या मॉड कहते हैं। अब याद रखिएगा, मीन के भी हमारे पास दो फार्मूलाज होते हैं, मीडियन के भी मॉड के भी। दो किस लिए? एक अनग्रुप डेटा के लिए, फिर एक ग्रुप डेटा के लिए। ओके, आज की जो हमारी सारी डिस्कशन होगी वो अनग्रुप डेटा पे होगी आज के लेक्चर में। आज के जो हम पहले 6 क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें जो सारी डिस्कशन है वो अनग्रुप डेटा पे है। ग्रुप डेटा पे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के दूसरे पार्ट में डिस्कशन करेंगे और ग्रुप फार्मूला से आपको एक लॉन्ग आएगा। ओके, क्लियर है? अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो जो क्वेश्चंस आएंगे मैं आप लोगों को साथ साथ बताता रहूंगा। अब अनग्रुप डेटा का मतलब पता है ना, शुरू में मैंने बताया था रो डेटा। ऐसा ही है जिसमें हमारे पास सिंपल ऑब्जर्वेशंस दी होती है। एंड हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी दो तरह के डेटा पढ़े, एक डिस्क्रीट डेटा पढ़ा, एक कंटिन्यूस डेटा पढ़ा। ऐसा ही है, तो वो सारे डेटा अपने माइंड में याद रखने हैं, उन्हीं को हम अनग्रुप और ग्रुप कहते हैं। साथ साथ बताऊंगा सारी चीजें। तो आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 1 पे। ओके, ये तो था सिंपल कंसेप्ट थोड़ा सा, ताकि आप लोगों का माइंड बने कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ऐसा ही है, तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 रीड करता हूं जी। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 1 के फाइंड द अरिथमेटिक मीन। बच्चों किसकी बात हो रही है यहाँ पे? अरिथमेटिक मीन। ए लिख लेता हूं, ए डॉट मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। कुछ मेजरमेंट्स दी हुई हैं, हमने इनका मीन निकालना है। अरिथमेटिक मीन हो गया या मीन हो गया, ये है की बात है। क्या मतलब कि ये जो सारी क्या बच्चों दी हुई हैं ऑब्जर्वेशंस है ना, बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि हर जो नंबर होता है किसी भी डेटा में वो क्या होता है बच्चों? एक ऑब्जर्वेशन होती है। अब ये सारी ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, हमने मीन निकालना है। मीन का मतलब हमने एक वो वैल्यू निकालनी है जो इन सारी ऑब्जर्वेशन के बारे में क्या दे बच्चों? कोई इंफॉर्मेशन दे। क्लियर है? अब मीन का फार्मूला होता है, आपने याद रखना है, एज वी नो दैट। अब देखो ये कौन सा डेटा है? रो डेटा, अनग्रुप डेटा। ऐसा ही है, तो अरिथमेटिक मीन या मीन भी कह सकते हो। फॉर अनग्रुप डेटा इज, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है? एज वी नो दैट, पूरा लिख लो, ए डॉट एम। अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा इज, क्लियर है, बराबर होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। आपको ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस दी हुई है ना बच्चों, इनका सम निकालो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, ये फॉर्मूला रट लो। क्या? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब याद रखना, फॉर एग्जांपल इसको लेट कर लेता हूं जी, गिवन ऑब्जर्वेशंस आर, इसको मैं एक्स कह देता हूं। ये सारी ऑब्जर्वेशंस क्या है? एक्स। ओके, तो अरिथमेटिक मीन को डिनोट करेंगे एक्स बार से। ये ऊपर एक्स पे ऐसे लाइन लगा दो। मैंने ऑब्जर्वेशन को एक्स से लेट किया, तो एक्स ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं इन्हीं का मैंने क्या निकालना है? अरिथमेटिक मीन निकालना है ना, तो एक्स का बार
क्या शो करता है? अरिथमेटिक मीन को शो करता है। क्लियर है? अब इसको आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा, इसको समीशन कहते हैं सिग्मा। ओके, कोई और सिग्मा ना समझते रहना। दिस सिग्मा इज बेसिकली समीशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। समीशन का मतलब होता है सम ऐड करना सारी ऑब्जर्वेशंस को क्या कहा हुआ है? एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम एन कहते हैं। ओके, यहां तक समझ आई है? इसी फॉर्मूले को मैंने इस फॉर्म में लिखा है। अब क्या करो, एक्स बार समीशन एक्स का मतलब है ये जो सारी ऑब्जर्वेशंस है ना, इनको सम करो। पहली क्या है बच्चों? 3.88 प्लस दूसरी प्लस तीसरी प्लस चौथी प्लस पांचवी प्लस छठी प्लस सातवीं प्लस आठवीं प्लस नौवीं प्लस 10वीं। कितनी टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं? 10। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10। आगे बात समझ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n से डिनोट करते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि ये जो टोटल ऑब्जर्वेशंस दी हुई है ना, गिनो कितनी है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मत करते रहना तो सर 1 2 3 पॉइंट के बाद वाली को भी गिनते रहो। ये जो 3.88 है ना, ये है की ऑब्जर्वेशन बनती है, एक ही नंबर बनता है। ओके, अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, या आप सिंपल पहले यहाँ पे समीशन एक्स फाइंड कर लो। लिखो n हमारे पास 10 है, समीशन एक्स भी फाइंड करो, फिर फार्मूला में पुट करो। मर्जी है, मैं उस तरह भी एक पार्ट सॉल्व करवाऊंगा, जैसे आपको आसान लगता है ना आप लोग वैसे सॉल्व करो। अब आपके पास कैलकुलेटर शरीफ होगा, डालो ये सारी वैल्यूज कैलकुलेटर पे, तो ये आपको आंसर दे रहा है 39.82। 39.82 डिवाइडेड बाय 10, तो x मीन आपके पास क्या आ जाएगा? 39.82 डिवाइडेड बाय 10 3 क्या है? 3.982। सिंपल पॉइंट भी चाहता जब डिवाइडेड बाय 10 हो। दिस इज नाउन एज अरिथमेटिक मीन। ओके, क्लियर है आप लोगों को? देखो, हमने इतनी ऑब्जर्वेशन से एक निकाल ली जो हमें इसके बारे में क्या देगी बच्चों? इंफॉर्मेशन देगी। ओके, क्लियर है यहां तक आप लोगों को? तो कंटिन्यू करें यहां से आगे। अरिथमेटिक मीन बेसिकली हमारे पास होती है एवरेज वैल्यू, किसी भी जो कोई भी ऑब्जर्वेशन होती है उसकी हमें एवरेज वैल्यू देती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अ सेट ऑफ नंबर्स कंसिस्ट ऑफ 6 6 7 7 8 8 9 9 एंड 10 10। ये सारी आपके पास ऑब्जर्वेशन दी हुई है। गिवन ऑब्जर्वेशंस आर, हमें ऑब्जर्वेशन दी हुई है कि 6 6 हैं। लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 7 है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 9 है 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 10 है 10 बार 10 भी लिखने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये सारी हमें दी हुई है ऑब्जर्वेशंस जिनको मैंने लिख लिया। ओके, क्लियर है यहां तक आप लोगों को? फिर हमने इस ऑब्जर्वेशन का मीन भी निकालना है, मॉड भी निकालना है एंड मीडियन भी निकालना है। सबसे पहले हम यहां पे आप मेंशन करो, वी हैव टू फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है? ए डॉट एम अरिथमेटिक मीन पूरा लिखना आप लोग, फिर मीडियन बताऊंगा क्या होता है, फिर मॉड। अब मीडियन और मॉड किसके लिए? ये फिर आपके पास रो डेटा है ना, अनग्रुप डेटा है, इसके लिए हमने निकालना है। अब अरिथमेटिक मीन का तो यही फार्मूला है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर आप लिख दो, वी विल फाइंड अरिथमेटिक मीन
एज वी नो दैट अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा इज सब कुछ इसी तरह। अब क्या करना है बच्चों, ये जो सारी वैल्यूज है ना इनको ऐड कर दो। आप इनको सिंपल देखो, 6 6 है ना, आप 6 इंटू 6 भी लिख सकते हो। 6 इंटू 6 का यही मतलब है कि 6 6, ठीक है। फिर प्लस 7 इंटू 7 का यही मतलब है कि 7 7 7 7 है, ओके। प्लस 8 इंटू 8 का यही मतलब है कि 8 8 है। और ये ना बात समझ, 8 8 क्या मतलब, 8 बार 8 आ रहा है। प्लस 9 9 बार 9 है, प्लस 10 बार 10 है। अब सारी वैल्यूज कितनी, 10 और 9 19, 8 27, 7 34 और 6 46। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 40। ओके, आइए ना ये बात समझ, अगर ऐसे बुरा लग रहा है तो ये जो सारी ऑब्जर्वेशंस मैंने लिखी हैं इनके दरमियान में डाल दो प्लस का साइन। ओके, क्लियर है, ये थोड़ा सा आसान। 6 इंटू 6 का मतलब 6 बार 6 आ रहा है। 7 इंटू 7 का मतलब 7 बार 7 आ रहा है। 8 इंटू 8 का मतलब 8 बार 8 आ रहा है। 9 इंटू 9 का मतलब 9 बार 9 आ रहा है। 10 इंटू 10 का मतलब 10 बार 10 आ रहा है। फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 9 19 8 27 34 6 40। ओके, अब इनको करो जरा, को मल्टीप्लाई करता हूं 330, इन सबको मल्टीप्लाई करो 330 बाय 40, तो मीन आपके पास क्या आ जाता है, 330 बाय 40 8.25। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां तक लिख लो। अभी हमने जस्ट एक चीज फाइंड की है बच्चों, यहां तक ऐसा ही है। अभी हमने जस्ट अरिथमेटिक मीन फाइंड किया है, क्योंकि अभी तक तो सीखा ही मीन है। रेज कर दूं ना, यहां तक क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि मीडियन निकालो। नाउ क्या करेंगे, आप पीछे लिख दो फॉर मीडियन। अब आगे मीडियन पे, मीन निकाल लिया ना, अब मीडियन। सबसे पहले समझो मीडियन होता क्या है। जैसे मीन का बताया था ना, एवरेज वैल्यू होती है किसी भी डेटा की, ऐसा ही है। तो मीडियन का मतलब होता है किसी भी जो कोई भी जो ऑब्जर्वेशन होती है ना उनमें जो मिडल वैल्यू होती है, मिडल वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन। ओके, मीडियन का क्या मतलब, कोई भी जो हमें ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, कोई भी जो हमें डेटा दिया हुआ है उसमें जो मिडल वैल्यू होगी उसी को हम मीडियन कहते हैं। अब अनग्रुप डेटा मतलब रो डेटा जो है ना, ऐसा जो डेटा दिया होगा उसमें हम मीडियन कैसे निकालेंगे। मीडियन के दो फार्मूलाज हैं, कौन कौन से, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स और ऑड्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, ऑड का तो पता है ना, 9वीं क्लास के 11वें चैप्टर पे पहुंचाए हो, इतना तो पता होगा। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में ना आए। 1 हो गया, 3 5 7 9 11, ये सारे नंबर्स 2 के टेबल में नहीं आ रहे, तो इनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। वो सारे नंबर्स जो 2 के टेबल में आए उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। ओके, तो जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी तो मीडियन का फार्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है। और टीएच वैल्यू, अब पहली बात हम मीडियन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स के ऊपर ये डाल दो, इसको कहते हैं टिल्ड। ओके, अब जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी फिर तो ठीक, बट व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स, व्हेन टोटल नंबर ऑफ टर्म आर इवन, जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी तो आप लोग फॉर्मूला देख सकते हो बुक पे,
मीडियन का लिखा हुआ है, मीडियन में जाके देख लो, x टिल्ड इज इक्वल टू 1/2, ओके, n डिवाइडेड बाय 2 th वैल्यू, n डिवाइडेड बाय 2 th वैल्यू क्या मतलब बताऊंगा, समझाऊंगा सब कुछ, प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 th वैल्यू। ये फॉर्मूला रट लो, जब भी हमें डेटा दिया होगा रो डेटा, ऐसे डेटा, ओके, इसका मतलब है कि हमारे पास जो डेटा है वो अनग्रुप डेटा है। तो इस केस में हम मीडियन कैसे निकालेंगे, दो तरह से, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हुई ये फॉर्मूला, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हुई ये फॉर्मूला। यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n 40 इवन है, ऐसा ही है। जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी बच्चों, इवन होंगी, तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इफ एज वी नो दैट मीडियन फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स इज, x लिखा हुआ है, मीडियन को शो करते हैं x टिल्ट से, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 th वैल्यू। अब n क्या है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज सॉरी ये नहीं है, इवन है ना, इवन का मतलब ये नीचे वाला फॉर्मूला 1/2 n/2 th वैल्यू प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 th वैल्यू। th वैल्यू का क्या मतलब बताता हूं, आप आ जाओ 1/2 इसी तरह, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 40 डिवाइडेड बाय 2 th वैल्यू इसी तरह रखो, प्लस n 40 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 th वैल्यू, ओके। नाउ 1/2 40/2 क्या हो जाएगा 20 th वैल्यू, प्लस 40 प्लस 2 42 डिवाइडेड बाई 2 21th वैल्यू। समझ आ रही है ना, स्टेप डायरेक्ट कर दिया है। आप बेशक पहले इसको 42/2 करके लिखो, फिर नेक्स्ट में 21 लिखना, मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो आता ही है ना, आप इतने भी काके तो नहीं हो। नाउ अब देखो डेटा में 20वें नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है। ऐसे क्वेश्चंस में एक बात याद रखना जो मैं शुरू में बताना भूल गया, आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी ना उनको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में करके लिखना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटी से बड़ी की तरफ जाना है, छोटी से बड़ी की तरफ जाना है, छोटी से बड़ी की तरफ जाना है, ओके। ये डेटा मैंने लिखा ही असेंडिंग ऑर्डर में हुआ है, पहले 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, ऐसा ही है, तो लिखने की जरूरत तो नहीं थी मुझे। अब डेटा में देखो 20वें नंबर पे कौन सी वैल्यू है, 20वें नंबर पे कौन सी है, 6 और 7 13, 13 और 8 21, इसका मतलब है यहाँ पे 21 वैल्यूज आ रही हैं। 20वें में भी 8 है, 21वें में भी 8 है, 20वीं वैल्यू 8, 21वीं भी 8। आइए ना बात समझ, टीएच वैल्यू का मतलब डेटा में देखेंगे 20वें पे कौन सी वैल्यू, टीएच वैल्यू का मतलब डेटा में देखेंगे 21वें पे कौन सी वैल्यू है, ऐसा ही है ना, ओके। अब आ जाओ इधर आगे लिख लेता हूं, 8 प्लस 8 16, 16 का हाफ 8, तो 8 आपके पास मीडियन आ गया। आसान बातें हैं ना, ऐसा ही है, बहुत आसान बातें हैं, ओके। अब आ जाओ तीसरी चीज पे, फॉर मॉड। मॉड का कोई फार्मूला नहीं है बच्चों, अनग्रुप डेटा के लिए, सॉरी रो डेटा के लिए मॉड का कोई फार्मूला नहीं है, ऐसा ही है। मॉड सिंपल, देखो कि डेटा में सबसे ज्यादा आने वाली वैल्यू कौन सी है, मॉड का मतलब मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डेटा,
मोस्ट रिपीटेड वैल्यू 6 बार 6, 7 बार 7, 8 बार 8, 9 बार 9, 10 बार 10। तो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू 10 है ना, सो मॉड क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, आगे बात समझ। तो यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या होता है जी, कंप्लीट होता है। ओके, क्लियर है बातें, आसान बातें हैं। तो अब आ जाओ जी नेक्स्ट, इसको मैं यहां से रेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा हुआ है जी आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं द एवरेज मार्क्स obtained by 3 section of a statistics class are given below। अब फॉर एग्जाम्पल आप के स्कूल में जो आपकी क्लास है ना, इसके 3 सेक्शन है। ओके, एक सेक्शन का नाम ए, दूसरे सेक्शन का नाम बी, तीसरे सेक्शन का नाम सी। अब सेक्शन ए में 45 बच्चे, सेक्शन बी में 42 बच्चे, सेक्शन सी में 38 बच्चे। एंड अब उन्होंने मीन दिया हुआ है कि सेक्शन ए के बच्चों का स्टैटिस्टिक्स की क्लास में जो मार्क्स है उनका जो मीन है 68, बी सेक्शन वालों का 58 और सी वालों का 52। एक बात याद रखो, मीन का क्या मतलब कि ये जो 45 बच्चे हैं ना, इनके जो स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स हैं वो मुझे हर बच्चे की चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू है मीन जो मुझे शो कर रही है, बता रही है एवरेज कि इस क्लास के बच्चे कैसे हैं। इसी तरह सेक्शन बी के बच्चे जो 42 हैं, इनका मीन 58 है। इसका मतलब है कि इस क्लास के बच्चे भी ठीक हैं, 58% मतलब 42% थोड़ा गड़बड़ है। सेक्शन सी के जो बच्चे हैं उनका मीन 52। ऐसे ही है, सारे बच्चों के मार्क्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू बता रही है कि इस क्लास के बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, मसा पास होंगे 52। ऐसे ही है, 52% समझ लो। 68 वाले फिर बेहतर हैं, बट इतने भी बेहतर नहीं है। 68% कुछ भी नहीं होता आजकल, ऐसे ही याद रखना। 75 आउट ऑफ 75 लोगे तभी काम चलेगा, ऐसे ही है। अब कह रहे हैं कि किधर गया, फाइंड देयर कंबाइन मीन, कि इनका कंबाइन मीन फाइंड करो। कंबाइन मीन का क्या मतलब कि 3 सेक्शंस के मीन तो मुझे पता है, बट ओवरऑल फॉर एग्जांपल ये क्लास 9th के 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन का मीन तो पता है, बट अगर मैं पूरी क्लास 9th का मीन निकालना चाहूं तो वो कैसे निकलेगा, उसी को तो हम कंबाइन मीन कहते हैं। ओके, सो कंबाइन मीन इज इक्वल टू, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को n से रिप्रेजेंट किया, मीन को तो आपको पता है x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। कंबाइन मीन का मतलब n सेक्शन ए वालों को 1 कह दो या n a कह दो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए, इसके साथ इसके मीन को मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ मीन ऑफ सेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी, मीन ऑफ सेक्शन बी, plus number of students of section C and mean of section C divided by total number of students in A section के प्लस B सेक्शन के प्लस C सेक्शन के। सारे स्टूडेंट्स को डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि हर बच्चा जो है ना बराबर अहमियत रखता है स्कूल के लिए, ऐसा ही है। क्लियर है यहां तक आप लोगों को? तो नेक्स्ट वैल्यूज यहां पे यूज करो। इन ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए 48 मल्टीप्लाई बाय ए मीन ऑफ सेक्शन ए 68, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी प्लस 58 मीन ऑफ सेक्शन बी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन सी मीन ऑफ सेक्शन सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी प्लस सेक्शन सी।
ओके, अब इन सारों को मल्टीप्लाई करके इन दो को मल्टीप्लाई करो प्लस इसी तरह रख के फिर इन दो को मल्टीप्लाई करो प्लस इन दो को मल्टीप्लाई करो, यहां पे लिखो, फिर जो आंसर आते हैं तीनों को ऐड करो। क्लियर है? अब 45 मल्टीप्लाई बाय 68 3060, क्या आंसर आ रहा है? 3060 प्लस नेक्स्ट हमारे पास है 42 मल्टीप्लाई बाय 58, 42 मल्टीप्लाई बाय 2436 प्लस 38 मल्टीप्लाई बाय 52 1976 बाय इन तीनों को ऐड करो 45 प्लस 42 प्लस 3125। सो कंबाइन मीन हमारे पास क्या आ जाएगा? 59.76 ओके, कंबाइन मीन आ गया बच्चों 59.76। ओवरऑल अगर हम क्लास 9th का देखें तो उनकी जो एवरेज मतलब 59.76 आ रही है, अच्छी नहीं है, मेहनत की जरूरत है, ऐसा ही है। तो लिख लो, ये क्वेश्चन बड़े आसान से कंसेप्ट है, समझ लो और कंप्लीट कर लो। फिर चलते हैं, ओके, स्क्रीनशॉट लो और एंड करो। अब आ जाओ, इसी को अरेज करूंगा क्योंकि नेक्स्ट फिर अगेन टेबल है एक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे कंप्यूटर करो जी वेटेड मीन। वेटेड मीन निकालो, सब्जेक्ट है इंग्लिश, उर्दू, मैथ एंड इकोनॉमिक्स। इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इकोनॉमिक्स। एक डब्बा और बनाना पड़ेगा, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इकोनॉमिक्स। ENG लिखता हूं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट्स गिवन है, ठीक है। ऐसा ही है। अब ये सब्जेक्ट्स हैं, मार्क्स गिवन है जी एक मार्क्स का कॉलम है, फिर मार्क्स के बाद वेट, एक वेट का कॉलम है। मार्क्स कितने दिए हुए हैं जी? 73, 85, 73, 85, 92, 65, 92, 65। वेट क्या दिया हुआ है? 3343। ओके, हमने वेटेड मीन फाइंड करना है। अब सबसे पहले समझना पड़ेगा वेटेड मीन क्या होता है। सर अरिथमेटिक मीन तो समझ लिया, मीडियन तो अनग्रुप डेटा वगैरह के लिए समझ लिया, मार्ड तो समझ लिया, कंबाइन मीन तो समझ लिया। अब ये वेटेड मीन क्या होता है? वेटेड मीन का सिंपल मतलब है, देखो जब हम सिंपल मीन लेते हैं ना, मीन में जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती हैं सबको ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ते, हर एक ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं, ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल करते हैं। इसका मतलब है कि जो हर ऑब्जर्वेशन है वो इक्वली इंपॉर्टेंस रखती है। देखो मैंने जो क्लास की एग्जांपल दी थी ना, ऐसे अगर आपको नहीं समझ आई ये बात, मैंने क्लास की एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास के मैथ्स के पेपर या रिजल्ट आने के बाद मैं देखना चाह रहा हूं कि आपकी क्लास मैथ्स में कैसी है।
क्लास का मतलब कि आपकी पूरी क्लास का देखना चाहता हूं ना, सारे बच्चे मैथ में कैसे हैं। तो मैंने कहा एक वैल्यू मुझे ऐसी हो जो बता दे कि आपकी क्लास के सारे बच्चे कैसे हैं। सारे का मतलब आपकी क्लास का हर बच्चा इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही है। अगर क्लास का मीन कम आएगा, इसका मतलब है मुझे पूरी क्लास पे मेहनत करनी पड़ेगी ताकि अच्छा रिजल्ट आ सके। ओके, कोई एक बच्चा मेरे लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, अगर पढ़ने वाला भी है तो अच्छी बात है, कुछ टीचर देते भी होंगे, बट करना नहीं चाहिए ऐसा। कोई बच्चा अगर अच्छा पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, बट बाकी जो बच्चे एवरेज होते हैं उनको भी समझाना होता है। टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरी क्लास को अपनी बात समझाना, ताकि वो जो एंड पे या कोई क्लास में सबसे नॉर्मल बच्चा भी है ना, वो भी बात समझे, वो भी चीजें पिक करे, वो भी नंबर ले, ऐसा ही है। तो यहां पे बात हो रही है कि क्लास के सारे स्टूडेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है। हर स्टूडेंट इक्वल इंपॉर्टेंट का मतलब हम बात कर रहे हैं मीन की। ओके, बट वेटेड मीन में क्या होता है कि जब हर वैल्यू, हर बंदा इक्वली इंपॉर्टेंस ना रखता हो। ओके, आई बात समझ वेटेड मीन की कि हर बंदा इक्वली इंपॉर्टेंस ना रखता हो। फॉर एग्जांपल 3 लड़के हैं, एक हमारे पास है जी सनी, एक है शयान, ओके, एक को इनका ही दोस्त रख लेते हैं, इन्हीं का ही दोस्त रख लेते हैं जी। क्या रखूं, चलो यार कहते हैं, सब यारू कह देते हैं। तो सनी क्या लाता है जी, 3 किलो सेब लाता है, पर किलो 100 रुपए के हिसाब से। शयान 2 किलो क्या लाता है जी, आम ले आता है जी 300 पर किलो के हिसाब से। यारू 1 दर्जन या 1 किलो कोई चीज ले आता है, कोई भी 150 के हिसाब से। अगर मैं मीन निकालू, मीन का मतलब होता है हर वैल्यू इक्वल इंपॉर्टेंस, इन तीनों को ऐड करूंगा, डिवाइडेड बाय कितनी है 3 एंड ऑब्जर्वेशन 3, दिस इज कॉल्ड मीन। मतलब हर वैल्यू इक्वल इंपॉर्टेंस रख रही है। बट वेटेड मीन का मतलब है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 300 प्लस 600 प्लस 150। ओके, हर वैल्यू की इंपॉर्टेंस आप देखो, अगर 3 किलो लाया तो 300 लिखो, अगर 2 किलो लाया तो 2 को मल्टीप्लाई करो, 1 किलो लाया तो 1 को मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, ये 3 लाए प्लस ये 2 लाए प्लस ये 3 प्लस 2 5 प्लस 6। अब देखो यहां पे जो रिजल्ट आएगा ना वो हर एक के हिसाब से आएगा, मतलब यहां पे इसकी वैल्यू ज्यादा है तो जो मीन आएगा या एवरेज आएगा उस पे इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। मतलब किसी एक वैल्यू का इफेक्ट बढ़ गया ना, हर वैल्यू इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं रखती, तो इस तरह की सिचुएशन को हम वेटेड मीन कहते हैं। ओके, आगे बात समझ क्लियर है, वेटेड मीन का कंसेप्ट, हर वैल्यू का, हर वर्ड का कंसेप्ट आना चाहिए। अब वेटेड मीन का फार्मूला होता है, वेटेड मीन समीशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू। अब डब्ल्यू वेट जो दिया हुआ है ना, ये आपके पास डब्ल्यू होता है, और जो आपके पास मार्क्स दिए होते हैं ना ये एक्स होता है, याद रखना ये बात, ठीक है। कोई भी आपके पास वेट दिया हो, वो वेट के अलावा जो दूसरी रो दी होती है ना वो एक्स होता है। अब सिग्मा, सिग्मा कौन सा सिग्मा, समीशन वाला सिग्मा, वो सिंगर वाला सिग्मा नहीं, ठीक है, सिग्मा मेल वो वाला नहीं। अब समीशन डब्ल्यू एक्स के लिए मुझे तो पहले डब्ल्यू एक्स निकालना पड़ेगा, तब भी तो उसका समीशन लूंगा। डब्ल्यू एक्स निकाल लेते हैं, डब्ल्यू एक्स का मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, डब्ल्यू एक्स आ जाएगा 73 को 3 से मल्टीप्लाई करो 219, फिर इसका भी डब्ल्यू, ये एक्स है ये डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स है ये 85 इंटू 3 255, फिर 92 इंटू 4 368, देन दिस वन 195। और ये बात समझ, वेटेड मीन होता है सिग्मा समीशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा या समीशन डब्ल्यू। डब्ल्यू एक्स
का सिग्मा सम फाइंड करने के लिए पहले मुझे WX चाहिए। WX मेरे पास ये आ गए, ये WX, ये WX, ये WX, ये WX। ओके क्लियर है। अब मुझे समीशन WX चाहिए, तो समीशन WX का मतलब है ये सारे WX को प्लस कर लो, 219 प्लस 255 प्लस 368 प्लस 195, 1037। और दूसरी मुझे समीशन W चाहिए, ऐसा ही है 336 10 प्लस 313, ऐसा ही है। अब वैल्यूज यूज कर लो, वेटेड मीन समीशन WX 1037 डिवाइडेड बाय 13। सो वेटेड मीन बराबर है 1037 बाय 13, 9.76। ओके 77 भी लिख सकते हो, तो ये वेटेड मीन आ गया। ओके वेटेड मीन का फार्मूला याद रखना, समीशन WX डिवाइडेड बाय समीशन W, जो इतना ही याद रखो। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो, नोट कर लो ये भी। देन कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जी? फाइंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग, फाइंड मोड फॉर द फॉलोइंग। ओके आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 तब भी मैंने ये नहीं रेज किया था क्योंकि मुझे यहाँ पे अब मीडियन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कुछ पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 5 का, उसका सॉल्यूशन। गिवन ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास 7 to बेशक आप इसको x को लेट कर लेते हैं, देख सकते हैं आप लोग बुक से। ओके क्लियर है ये? ओके अब नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखो, फाइंड क्या करने हैं? वी हैव टू फाइंड मीडियन। ओके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई बच्चों? 10 आ गई। ओके जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होंगी तो यही फार्मूला यूज करेंगे जो है लिखा हुआ है ना, चेंज करने की जरूरत नहीं है। x दिस वन 1/2 n 10 है, 10/2 सॉरी, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। क्लियर है? असेंडिंग ऑर्डर, x क्या आ जाएगा? देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 61, 61 ही है ना, फिर 64, फिर 65, फिर 65 के बाद 72, 76, 68 भी है, 68 भी है ये। ओके कौन सी बच गई बच्चों? 80 बच गई, 82 बच गई और 91 बच गई। 10 पूरी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कौन सी बची है? 85, 85, 85। ओके असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब आप यहां पे लिखो वी हैव टू फाइंड मीडियन। क्लियर है? तो दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 2 टीएच वैल्यू प्लस 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 टीएच वैल्यू। ओके 1/2 that is fifth value plus 10 plus 2 12 divided by 2 6 value।
एक्स टिल्ट या मीडियन बराबर होता है, पीछे आप लिख सकते हो दिस वन मीडियन इक्वल टू, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें पांचवी वैल्यू 1 2 3 4 5, पांचवी वैल्यू 72 है प्लस छठी वैल्यू 76 है। फिफ्थ वैल्यू का मतलब जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है ना उसमें पांचवी वैल्यू देखो फिर छठी वैल्यू देखो, इनको ऐड करो 72 प्लस 76 डिवाइडेड बाई 2 करो तो 74 आ जाता है। ठीक है, तो एक्स मॉड आप सॉरी टिल्ट 74। ओके, आसान बातें हैं, क्लियर, लिख लो यहां तक हो गया। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर पार्ट नंबर है आपके पास बी। ए था ये वाला, अब आ गया बी। ठीक है, अब नेक्स्ट दोनों ऑड वाला, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लिख लेता हूं मैं पार्ट नंबर बी की वैल्यूज। ओके, ये सारी वैल्यूज थी जो क्या कर लीजिए हमने लिख ली। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, सबसे छोटी 21, फिर 31 41, ऐसा ही है, सॉरी 36 पहले, 36 41, थोड़ा देख के लिखना, फिर 46, फिर 51, 51 दो बार आ रही है, फिर 58, यस, फिर 59, फिर 65, फिर 68, पूरी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यस। अब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है ना, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मीडियन या एक्स टिल्ट बराबर होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2 टीएच वैल्यू। n क्या 11 प्लस 1/2, टीएच वैल्यू 12/2, टीएच वैल्यू that is 6 value as 6 value in given ascending data, याद रखना, तुक्का नहीं लिखना। गिवन असेंडिंग डेटा इज 1 2 3 4 5 6 51, सो मीडियन 50। ओके, क्लियर है, आसान बातें हैं, कंप्लीट कर लो। अब इसी तरह पार्ट नंबर सी, इसका मैं नहीं करवा रहा, वो आप लोग खुद करोगे इन्हीं सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए। ओके, कर लोगे ना, मुश्किल बातें तो नहीं है ये वाली, आसान बातें हैं। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6, रोक लो लिख लो। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 सॉल्यूशन। ओके,
फाइंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग, क्या फाइंड करना है? मॉड फाइंड करना है। तो पार्ट ए लिखता हूं जी। एक सौ 25 है, 129 यही है। यस, गिवन ऑब्जर्वेशंस आर क्लियर है। अब वी हैव टू फाइंड मॉड। मॉड का मैंने क्या मतलब बताया था? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा। सो द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा इज, सबसे रिपीट 127, एक बार, दो बार, तीन बार। 29 एक ही बार है, दो बार है। 27 हो गया, 125 एक बार, दो बार, दो ही बार है 125। 125 भी दो बार है। फिर आपके पास बस यही वैल्यूज है, ठीक है। 127, 129 कौन सी है? 1 to 7 है ना। सो रिपीटेड वैल्यू ही होती है। सो मार्ड आ जाएगा 1 to 7। ओके, क्लियर है, आसान बातें हैं। अब पार्ट 2 में आपके पास वैल्यूज हैं जी। रिपीटेड वैल्यू कौन सी है? 101, 106, 99, 108, 76, 87, 10। कोई वैल्यू भी नहीं है जो इसमें रिपीट हो रही हो। सारी जो ऑब्जर्वेशन है ना वो सिंगल टाइम आ रही है। सो जब सारी सिंगल टाइम आ रही हो तो नो मीडियन, सॉरी नो मॉड। कोई रिपीटेड वैल्यू ही नहीं है तो मॉड तो नहीं होगा ना। फिर पार्ट सी में आ जाओ। आप देख लो इसमें जो सबसे मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज होंगी, जरूरी नहीं है एक हो, दो भी हो सकती है। जैसे 14, 16 में भी 3 दफा हो, 4 दफा हो तो आप लिख लोगे वही उसका मॉड होगा। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के आखिरी 6 क्वेश्चंस के साथ, जिनमें से आपको पेपर में लॉन्ग भी आएगा। बहुत ज्यादा चांसेस है लॉन्ग आने की। ओके, क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।